हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर में फ़िलहाल हम लोग आज रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है रेजोनेंस, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे फ़िलहाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस आपका फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी एक प्रक्रिया है जिसमें वोल्टेज या करंट का मान बहुत तेज़ी से शार्पली इंक्रीज कर जाता है इनसाइड द सर्किट में बहुत तेज़ी से करंट अगर बढ़ रहा है, इंस्टेंटेनियसली बहुत तेज़ी से करंट बढ़ रहा है, तो ये प्रक्रिया हमारा रेजोनेंस कहलाता है। आप इसको दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। रेजोनेंस आपका जो है फिलहाल एक प्रोसेस है जिस टाइम पे किसी भी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जा रहा है, या आप कहेंगे कि रेजोनेंस वह प्रक्रिया है जिस टाइम पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो जा रहा है। तो रेजोनेंस को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। रेजोनेंस इलेक्ट्रिकल में भी होता है, मैकेनिकल पार्ट में भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो आप मैकेनिकल पार्ट में जो अनुनाद के टर्म्स में पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल रेजोनेंस से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। आप पढ़ते हैं कि ब्रिज पे जो है फ़िलहाल कभी भी आर्मी सैनिकों को पैरों का जो है फिलहाल मेल बना करके चलने की अनुमति नहीं होती है। रीज़न होता है कि उनके पैरों के जंपिंग से जो फिलहाल प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी होती है वो पुल की अगर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो बहुत बड़ा अनुनाद होता है पुल के अंदर, जिसकी वजह से पुल टूटने की संभावना होती है। तो ये हमारा मैकेनिकल रेजोनेंस एक तरीके से हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में आपको ध्यान देना है कि ये जो रेजोनेंस होता है ये तभी हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 2 रिएक्टिव कंपोनेंट हो, जैसे एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। एटलीस्ट मिनिमम 2 रिएक्टिव कंपोनेंट्स होना चाहिए कहाँ? सर्किट में, तभी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस, ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस कब होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रेजोनेंस कितने टाइप्स के होते हैं। दो तरीके का होता है रेजोनेंस। एक होता है सीरीज रेजोनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेजोनेंस, और एक होता है पैरेलल जिसको हम लोग बोलते हैं करंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? करंट। सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, करंट रेजोनेंस, वोल्टेज रेजोनेंस। यहाँ पे सर्किट जो रिएक्टिव कंपोनेंट होंगे सीरीज में लगे होंगे, यहाँ जो रिएक्टिव कंपोनेंट होंगे वो पैरेलल में लगे होंगे। तो सबसे पहले मैं जो है फिलहाल सीरीज रेजोनेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस के बारे में बात करूँगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पे किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट के अंदर रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पर आता है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रेजोनेंस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है 2πfl, और XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/2πfc। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटता है। अब मान लीजिए कभी अगर ये जो है एक्सेल 100 है और ये 50 है, तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक ऐसा टाइम होगा जिस पे ये 50 और ये 100 ये धीरे धीरे इसको बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी को ये घटेगा, और यहाँ पे फ़िलहाल ये 100 है ये 50 है, फ्रीक्वेंसी को हम घटा रहे हैं तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा। तो घटाने से फ्रीक्वेंसी को एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों एक जैसी वैल्यू शो करेंगे, तो उस टाइम सर्किट में रेजोनेंस आता है। ठीक है ना? तो इस बात को समझिएगा फिलहाल, फ्रीक्वेंसी के चेंज से किस तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी होता है, ये कहीं ना कहीं मैटर करता है फिलहाल हमारे सर्किट में। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट है। सीरीज रेजोनेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए रिएक्टिव कंपोनेंट एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है, दोनों क्या हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। रिएक्टिव कंपोनेंट कहाँ कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर विद द रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा रखा है, क्या होगा सीरीज रेजिस्टेंस, कैसे इसमें करंट आएगी, सब कुछ। पहले मैं नॉर्मल चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसका इम्पिडेंस क्या होता है भाई? √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये हम उसी केस फर्स्ट के कंडीशन में देख लेते हैं। अगर इसमें हम इस टाइम पे करंट की बात करें, ये इम्पिडेंस हो गया, करंट की बात करें तो आप कहेंगे V/Z, Z की वैल्यू यही होगी
ठीक है ना, ये करंट हो गया। और सारी चीज़ें अगर हम पावर वगैरह निकालें तो सारी चीज़ें हम इसमें निकाल सकते हैं, बट हमें ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सीरीज रेजोनेंस में होता क्या है, अब देखिए सीरीज रेजोनेंस होता क्या है, सीरीज रेजोनेंस होता क्या है, इस बात को समझिएगा। एट रेजोनेंस कंडीशन, एट ठीक है, द फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आएगा जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो रेजोनेंस आप कह सकते हैं कि इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, ये जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सीरीज आरएलसी सर्किट में जो रेजोनेंस आता है और उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 पाई एफ आर ये ओमेगा की वैल्यू है, तो इसको अपन एल सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√एल सी। तो फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वोल्टेज और करंट इज इन सेम फेज, और वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज एंड कैपेसिटिव वोल्टेज इज इक्वल। मतलब ये सारी चीज़ें जब एक साथ एक समान हो जाती है जिस आवृत्ति पे, उसको हम लोग बोलते हैं अनुनाद आवृत्ति अर्थात रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होना चाहिए। अब अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया तो रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस क्या होगा भाई, अब रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस आप देखिए जब ये दोनों बराबर हो गया तो कट जाएगा ना, तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा। इम्पीडेंस मतलब रेजोनेंस में मैंने क्या बताया था, इम्पीडेंस या तो बहुत बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, करंट उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इम्पीडेंस क्या हो गया, बहुत घट गया। जेड मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, आर के बराबर हो गया, सर्किट प्योर रजिस्टिव हो गया। रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर यूनिटी हो गया, फाई की वैल्यू 0 हो गई, ना ही लीड है ना ही लैग है, करंट कुछ भी नहीं। अब करंट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप देखो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों भाई, वोल्टेज अपान जेड मिनिमम, तो मैक्सिमम हुई नहीं, वी अपन क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ये हमारा मैक्सिमम करंट हुआ थ्रू द सर्किट एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये हमारे पास सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, सर्किट में करंट हो गई, रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो गया, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट हमारा जो है फिलहाल 0 हो गया। बाकी आरएलसी सर्किट, सीरीज सर्किट के बारे में मैंने आपको डिटेल बता रखा है, तो आपको अच्छा आइडिया होगा उसके बारे में, सो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इम्पीडेंस बहुत लो हो गया, करंट बहुत हाई है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में करंट बहुत ज़्यादा है, मतलब सीरीज रेजोनेंस में करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अब करंट बढ़ जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो वोल्टेज इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है VL इज इक्वल टू हो जाता है VC विच इज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज V। मतलब रेजोनेंस कंडीशन में VL इज इक्वल टू VC विच इज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज V। दिस कंडीशन इज नोन एज अ वोल्टेज मैग्निफिकेशन इनसाइड द सीरीज रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस कंडीशन पर, रेजोनेंस आवृत्ति पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, सॉरी इंडक्टिव वोल्टेज एंड कैपेसिटिव वोल्टेज एक दूसरे के बराबर हो जाता है, और वो ग्रेटर देन हो जाता है सप्लाई वोल्टेज से। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन कहलाता है। ऐसे ही वहाँ पे आप देखेंगे पैरेलल में, तो वहाँ करंट मैग्निफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई थिंक यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगर हमें इम्पीडेंस
एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है इसकी। तो आप देखो सर्किट को ध्यान से देखो। अब सर्किट में जो इम्पीडेंस का इक्वेशन है आप उसको समझो और इस बात को समझने की कोशिश करिए। इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत छोटे में बता के समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा जेड है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए जेड है और फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ जेड मिनिमम होगा किस पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, एफआर पे। आप फ्रीक्वेंसी उससे कम करेंगे तब भी इम्पीडेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से तब भी इम्पीडेंस बढ़ेगा। तो इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ये, कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस सर्किट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ द सर्किट। जो हमने सीरीज सर्किट में बात कर लिया है, नहीं करते हैं उसके बारे में। जैसे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो कैपेसिटर का नेचर, सर्किट का नेचर कैपेसिटिव। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हुआ तो सर्किट का नेचर प्योर रजिस्टिव। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, प्योर रजिस्टिव हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन में, ना ही इंडक्टिव रह जाएगा ना ही कैपेसिटिव रह जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू हो गया किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या बनाएंगे, करंट और फिलहाल करंट, पावर फैक्टर, रेजोनेंस ग्राफ, ये सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे हम लोग बनाएंगे। करंट पावर फैक्टर हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं, समझिएगा ध्यान से। सर्किट को आप अपने दिमाग में रखिएगा। करंट एंड पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, करंट एट पावर फैक्टर एंड फिलहाल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की हम तीनों की बात करने जा रहे हैं। देखिएगा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये रहा मैक्सिमम करंट। जिस टाइम पे मैक्सिमम करंट होगा यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, मतलब इधर हमने करंट भी दिखाया ये भी दिखाया। अब जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी घटेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा और जैसे जैसे बढ़ेगा पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। इसका कारण क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी, और जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो सर्किट का नेचर लीडिंग होगा और फ्रीक्वेंसी घटने पे दिख रहा है और एक्स सी ग्रेटर देन हो जाएगी एक्सएल से। तो ये आप देखिए जब फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो ये घटेगा लेकिन ये तो बढ़ेगा ना। तो जब एक्स सी ज़्यादा होगा तो ये पूरा एरिया देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ से घट रहा है तब ये लीडिंग है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उस टाइम पे सर्किट का नेचर कैसा हो जाएगा, मैं आपको इसको बता देता हूँ अच्छे से समझिएगा। जब हमारा फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो ये कंडीशन मिलेगी। और जब फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ रहा है तो एक्सएल बढ़ेगा और एक्ससी घटेगा और एक्ससी मतलब एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी हो जाएगा। तो आपको ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। और जब आपको पता है कि ये कंडीशन होगा तो सर्किट का नेचर कैपेसिटिव, ये कंडीशन होगा तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव, और जब कैपेसिटिव होता है तो लीडिंग, जब इंडक्टिव होता है तो लैगिंग, और जब रजिस्टिव होता है तो यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है ना। जब रजिस्टर होता है तो यूनिटी पावर फैक्टर आपको देखने को मिलता है। ये कम्प्लीटली हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा ये हमारा रहा रेजोनेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब हम इसी रेजोनेंस कंडीशन में हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव, रजिस्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेज की। इंडक्टिव, रजिस्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेज की।
कैपेसिटी, इसमें जो करंट है सीरीज सर्किट में यही है, ध्यान रखिएगा। सीरीज सर्किट में जो आपको करंट की वैल्यू दिख रही है वही है। तो अभी हमें वोल्टेज जानना है, तो वोल्टेज रजिस्टिव वोल्टेज हम लोग देखते हैं वी आर इज इक्वल टू आई मैक्स आर, ठीक है ना। ये वोल्टेज हो गया रजिस्टिव वोल्टेज। इंडक्टिव वोल्टेज हमें जानना है, तो आई मैक्स जे एक्स एल, ठीक है ना। कैपेसिटिव वोल्टेज जानना है तो आई मैक्स जे एक्स सी माइनस जे एक्स सी, ठीक है ना। तो ये आपको तीनों फार्मूले पता होने चाहिए एट द रेजोनेंस कंडीशन। ये रेजोनेंस कंडीशन पे है, विदाउट रेजोनेंस कंडीशन पे ये नहीं होगा। तब आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, अलग अलग से हमको सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इतनी बात रही फिलहाल हमारा रेजोनेंस से रिलेटेड। अब यहीं पे ये ग्राफ आपके पास बना है, इसी ग्राफ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसी ग्राफ में हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ की चर्चा कर लेते हैं। क्या? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ की चर्चा कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, FL कह सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे FU अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ जो होता है वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है। दिस इज़ द कंप्लीट बैंडविड्थ। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ क्या जानना है कि जो बैंडविड्थ होता है किसी भी फिलहाल सर्किट का, जो फिलहाल या किसी भी आप कह सकते हैं रेजोनेंस सर्किट का जो बैंडविड्थ होता है वो फ्रीक्वेंसी रेंज को दिखाता है। इसकी भी यूनिट फ्रीक्वेंसी वाली यूनिट ही होती है, हर्ट्ज ही होता है। तो बैंडविड्थ एक्चुअली होता क्या है, तो आप कहेंगे बैंडविड्थ वह फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें मैक्सिमम करंट कमांड डिक्रीज होकर के 70% रह जाए, 70.7% ऑफ आई मैक्स, मतलब इतना परसेंट रह जाए मैक्सिमम का। मतलब अगर मैक्सिमम करंट आई मैक्स था तो जो आपका बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी का वह रेंज होगा जिसमें हमारा जो फिलहाल मैक्सिमम करंट होगी वो, मतलब जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट का 70.7% होगा, पहली बात। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आपको जानना है, दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे बैंडविड्थ इज इक्वल टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसके अतिरिक्त हमें और क्या जानना है, इसके अतिरिक्त हमें ये जानना है कि इस टाइम पे बैंडविड्थ रेंज में पावर क्या होगा, बैंडविड्थ रेंज में पावर क्या होगा। तो आप देखिए बैंडविड्थ रेंज में करंट जो है Im बाई मैक्सिमम करंट बाई √2 हो जा रहा है। तो पावर क्या हो जाएगा, रजिस्टिव पावर जो है तो √2 का स्क्वायर इंटू आर, चूँकि जो हमारा पावर होता है I2R ही तो होता है, चूँकि XL इज इक्वल टू XC हो गया तो उससे मतलब है नहीं, सर्किट का हम पावर देख रहे हैं। तो Im बाई √2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Im² R अपान 2। अब आप देखिए जब सर्किट में रेजोनेंस नहीं था तो उस टाइम पे पावर ये था, जैसे ही रेजोनेंस आया मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पावर कंज्यूम ये हो गया, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा बैंडविड्थ रेंज में पावर कंजप्शन ये हो गया। और बैंडविड्थ क्यों हमें देखने को मिला, रेजोनेंस की वजह से। तो अगर ये पावर है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ फ्रीक्वेंसी पावर। क्या बोलते हैं, हाफ फ्रीक्वेंसी पावर। हाफ फ्रीक्वेंसी पावर का क्या मतलब, आप देखिए पावर की वैल्यू रेजोनेंस कंडीशन पे क्या हो गई, मतलब हाफ फ्रीक्वेंसी पावर, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंज की हमने बात करी बैंडविड्थ की, तो उस रेंज में आप देखो जो हमारा पावर है नॉर्मल पावर का आधा हो गया। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं हाफ फ्रीक्वेंसी पावर। क्या बोलते हैं, हाफ फ्रीक्वेंसी पावर। क्या बोलते हैं, या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो इसी को दूसरे टर्म में आप कहते हैं कि बैंडविड्थ वह फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें जो गेन होता है सिस्टम का वो 3 डेसिबल डिक्रीज हो जाता है। कितना, 3 डेसिबल डिक्रीज हो जाता है। तो बैंडविड्थ को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। बैंडविड्थ क्या है, कैसे ये बिहेव कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली दिखा सकते हैं। और बैंडविड्थ का हमारा जो फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ का जो हमारा फॉर्मूला होता है R/L, ये भी ध्यान रखिएगा। बैंडविड्थ BW बराबर सर्किट में क्या होता है R/L। पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए, बैंडविड्थ के टर्म में बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए R/L। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, पहले आप क्वालिटी फैक्टर के बारे में जान लो क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, फिर हम लोग बैंडविड्थ और
क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन वाला फॉर्मूला देख लेंगे, जहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग जिस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इतना ज़्यादा जितना हम लोग कवरेज देख ले रहे हैं इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज़ द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये बेसिकली क्या करता है, कॉइल वगैरह की जो है फिलहाल शार्पनेस को दिखाता है। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू होता है 2 पावर पाई एनर्जी स्टोर बाय द साइकिल, एनर्जी स्टोर बाय द सर्किट एंड एनर्जी डिसिपेटेड इन पर साइकिल। मतलब एनर्जी कितना डिसिपेट हो रहा है और फिर कितना स्टोर हो रहा है सिस्टम में। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू अक्सर में देखने को मिलता है XL अपान R या XC अपान R, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा L अपान R, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान ओमेगा RC। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्वालिटी फैक्टर का। और जो बैंडविड्थ होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान क्वालिटी फैक्टर होता है। बैंडविड्थ जो हमारा होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान क्वालिटी फैक्टर होता है। मतलब इसमें रिलेशन बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर में जो रिलेशन आपको देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है फिलहाल बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन। तो अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए इसके बारे में। अब अगर हम लोग बात करें सेलेक्टिविटी की कि क्वालिटी फैक्टर कम अधिक होने से सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वालिटी फैक्टर कम अधिक होने से सर्किट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए शार्पनेस क्या होता है, जितना पतला बैंड होगा दैट इज़ द शार्प, और जितना चौड़ा बैंड होगा आप कहेंगे शार्पनेस कम है, ठीक है ना। तो अभी हम दोनों पे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है क्वालिटी फैक्टर का, जो आपका शार्पनेस होता है उस पर, किसका शार्पनेस, कैसा शार्पनेस, सब देखते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड जो होती है करंट वगैरह की किस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका एम्पलीट्यूड करंट का। देखिए जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम ये ग्रेटेस्ट क्वालिटी फैक्टर पे है, और जैसे जैसे हमारा क्वालिटी फैक्टर घटता जाता है, जैसे जैसे हमारा क्वालिटी फैक्टर घटता जाता है इसकी वैल्यू शार्पनेस कम होती जाती है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, शार्पनेस क्या होती जाती है, कम हो जाती है। ये आपका है ग्रेटेस्ट क्वालिटी फैक्टर, मतलब Q1, ये है Q2, ये क्वालिटी फैक्टर मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं Q2, और ये Q3। मतलब यहाँ आप कहेंगे Q1 इज़ ग्रेटर दैन Q2 इज़ ग्रेटर दैन Q3, दैट्स वाई ये आपको दिख रहा है फिलहाल, ठीक है ना। क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। तो आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, जब लीस्ट सेलेक्टिविटी होगी, मीडियम सेलेक्टिविटी होगी, ग्रेटेस्ट सेलेक्टिविटी होगी। ये आपका एकदम कम सेलेक्टिविटी है, मीडियम सेलेक्टिविटी है, हाई सेलेक्टिविटी है। तो ये कंप्लीट क्वालिटी फैक्टर का ही फिलहाल कमाल है कि किस तरीके से क्वालिटी फैक्टर वेरी होने से इस सेलेक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। सो नो डाउट आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रेजोनेंस। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल इससे रिलेटेड, और न्यूमेरिकल्स भी इस पर करते रहिए।
जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी हम भी प्रयास में लगे ही हैं, जल्द से जल्द आपका न्यूमेरिकल एक सीरीज ही लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।